नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर का एक बड़ा बयान सामने आया है। शुक्रवार को देश भर में हुई हिंसा पर उन्होंने अपना बयान दिया है। जिस पूजा पद्धति के बाद मन में चिंता उत्पन्न हो, लोग आक्रामक हो जाए, तो वो पूजा पद्धति श्रेष्ठ नहीं हो सकती। हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं तो हमारे मन में शांति उत्पन्न होती है। जब ये लोग मस्जिद जाते हैं उसके बाद हिंसक हो जाते हैं, समाज पर टूट पड़ते हैं, ऐसी पूजा पद्धति समाज में स्वीकार नहीं हो सकती। जब हम लोग मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, पूजन करते हैं, कहीं भी जब वहाँ से वापस आते हैं तो मन में एक शांति होती है, मन में प्रसन्नता होती है और मन बड़ा अच्छे आनंदमय होता है। परंतु आप लोग स्वयं भी ये देख रहे होंगे कि जब मस्जिदों से निकलते हैं और तुरंत आक्रमण करते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, निश्चित रूप से वो पूजा पद्धति शुद्ध और नहीं मानी जाती, श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। जहां इस प्रकार के विचार दिए जाए कि आप यहां से इस पूजा स्थल से निकलो और जाकर के समाज पर टूट पड़ो, ये मानवीयता नहीं है, ये सहिष्णुता नहीं है, ये दया नहीं है। जो सनातन में है वो सब जगह होना चाहिए, क्योंकि उसमें मानवीयता है। और जो हमारा सनातन धर्म है वही श्रेष्ठ धर्म इसलिए है क्योंकि विश्व उसका अनुगामी होता है। और जहाँ शांति है, सद्भावना है, सहिष्णुता है, दया है, हर तरह से संवेदनाएं हैं, वह धर्म होता है और वह धर्म श्रेष्ठ है, सनातन धर्म है। लेकिन सभी पूजा पद्धतियों का भारत में सम्मान होता है। कभी भी सनातन धर्म ने, कभी भी किसी पूजा पद्धति ने किसी भी पूजा पद्धति का अपमान नहीं किया। लेकिन पता नहीं कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे मत और पंथों को, जिसमें कि किसी और के सम्मान और देवी देवताओं का और उनके आराधनाओं का अपमान करने में अगर उनको श्रेष्ठता प्राप्त होती है तो मुझे लगता है वो श्रेष्ठ नहीं होते। और ये लोकतंत्रात्मक देश है और इसलिए इस हमारे भारतवर्ष में सबको अपनी अपनी पूजा करने की स्वतंत्रता है, सबको करना चाहिए। ये जो जिस प्रकार से हमले करते हैं, जिस प्रकार से दंगे फैलाते हैं, यह मानवीयता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लोकतंत्र का सम्मान सबको करना ही चाहिए और करना पड़ेगा। इधर उपद्रवियों को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी चेतावनी दी है। प्रदेश की शांति भंग करने की इजाजत किसी को भी नहीं है। अगर कोई शांति भंग करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। एमपी पुलिस की उपद्रवियों पर कड़ी नजर है। छिंदवाड़ा की घटना पर शोध कर रहे हैं। पिक्चर में है नहीं, अभी हो सकता है वो संघर्ष। जहां तक छिंदवाड़ा की घटना की आपने जिक्र की, घटना कोई घटित नहीं हुई है, बैरिकेडिंग पार किया है। लेकिन इसके पीछे कौन था और छिंदवाड़ा ही क्यों था, ये जरूर विषय शोध का है और सोच का है। इस पर शोध भी कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं। और कांग्रेस के 54 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। सीहोर से वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ताओं ने ये सदस्यता ली है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ये सदस्यता दिलाई है। सांसद प्रज्ञा सिंह के साथ पहुंचे थे कांग्रेसी कार्यकर्ता और आज इन 84 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। पार्टी है जो एक परिवार भाव के साथ काम करती है। इस दल के लिए देश पहले है, उसके बाद हम संगठन से लेकर के व्यक्ति तो बहुत बाद में आता है। इसलिए आज आप सब लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं आपको इस बात के लिए प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते से आपको ये विश्वास जरूर दिलाता हूं कि कभी आपको ये नहीं लगेगा कि आप कहां आ गए। आपको लगेगा हम अपने घर में, अपने परिवार में आज भारतीय जनता पार्टी में आए। इधर भोपाल में कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को बड़ी जिम्मेदारी दी है कांग्रेस ने। कांग्रेस ओबीसी विभाग के चेयरमैन बनाए गए हैं। एआईसीसी ने ये नियुक्ति जारी की है, उसका आदेश जारी किया है। तो कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को यह जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस ओबीसी विभाग के चेयरमैन बनाए गए हैं। इधर बीजेपी दफ्तर में चुनाव समिति की बैठक खत्म हो रही है। जो बैठक अभी तक चली है वो अब खत्म हो चुकी है। खबर ये मिल रही है 16 निगमों के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हो गई है। जिले की समिति से जो नाम आए उस पर चर्चा हुई है। 3 दिन में इन पर मंथन होगा। 13 जून तक प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है।
16 निगमों के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि फिलहाल नाम डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, लेकिन 3 दिन और मंथन होगा। 13 जून ये लास्ट तारीख है प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगने की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज लगभग 4 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है। 13 जून तक प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है। हालांकि जो कोर कमेटी के लोग थे वो लंबे समय से बैठक में शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी में कोर ग्रुप की बैठक होना नई बात नहीं है। सामान्य तौर पर सांगठनिक कार्यक्रमों की दृष्टि से, बाकी अन्य कार्यक्रमों की दृष्टि से हमेशा सामूहिक नेतृत्व की बैठक होती रहती है। उसी तारतम्य में आज की बैठक भी है, लेकिन आज प्रमुख रूप से नगरीय निकाय का चुनाव प्रदेश में संपन्न हो रहा है। नगरीय निकाय से संबंधित बातचीत भी होगी, रणनीति पर भी बातचीत होगी और आगे भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो, इस दृष्टि से बैठक में चर्चा होगी। और कोर समिति की बैठक में सभी विषयों पर चर्चा होती है। पार्टी संगठन की मजबूती से लेकर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर, कार्यक्रमों पर, सब पर चर्चा होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पार्टी चुनाव लड़ती है, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता, पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ठीक समय पर निर्णय करती है। और ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाइव उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। मनोज, 13 जून तक प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है। एक लंबी मीटिंग, बैठक, मंथन आज चला है। देखिए विजय, औपचारिक बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन औपचारिक बैठक अभी भी तमाम लोग बैठे हैं। जयभान सिंह पवैया जो इस समिति में शामिल है, चुनाव समिति में, बीरेंद्र खटीक जो केंद्रीय मंत्री वो भी शामिल है, वो लोग बाहर निकल गए हैं। और बाकी शिव प्रकाश जी की बात करें, मुरलीधर राव की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर या बाकी लोगों की बात करें, तो इन लोगों के बीच में अभी अनौपचारिक चर्चा चल रही है। लेकिन जो मूल रूप से जो बात बाहर आई है निकलकर, उसमें ये कहा जा सकता है कि अलग अलग जिलों को लेकर खासकर बातें हुई है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात करना था 16 निगमों को लेकर, तो उसमें बात हुई। करीब 3-3, 4-4 नाम सामने आए हैं, तो उन नामों में से किन्हीं 1-2 नामों पर चर्चा होना है। तो ये अब 3-3 नामों का पैनल बन रहा है। उन नामों में से जो भी नाम तय होंगे 2 दिन बाद, उन पर शायद मोहर लगेगी। लेकिन लंबी चली है बैठक, करीब 2 घंटे हो गए। अनौपचारिक चर्चा अभी भी जारी है और उसके बाद ये तय हो जाएगा। लेकिन ये मानकर चलिएगा कि 13 तारीख से पहले कोई नाम तय नहीं होंगे। 13 तारीख को सामने दिखाई देंगे कि आखिर कौन है वो चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर महापौर प्रत्याशी होंगे। लंबी चर्चा चली है। उसके बाद जिलों को लेकर भी बात हुई है कि नगरपालिका के जो पार्षद चुने जाना है, पार्षदों को लेकर आखिर क्या रणनीति अपनाई गई, किस तरह से नाम सामने आए। जो जिलों की चयन समिति के, संभागीय समिति के पास नाम आए थे, उसके बाद जो नाम सामने रखे गए थे, उन पर चर्चा हुई है। लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अभी 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, मंथन चिंतन चलता रहेगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी किसी निर्णय पर पहुंचेंगी। लेकिन आज के बैठक में एक क्राइटेरिया जरूर तय हो गया कि हमें किस लाइन पर आगे बढ़ना है और उसी क्राइटेरिया के आधार पर नाम तय किए जाएंगे। विजय जी, शुक्रिया मनोज इस तमाम बातचीत के लिए। तो 3 दिन और मंथन चलेगा। हालांकि औपचारिक बैठक खत्म हो चुकी है, अनौपचारिक बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है। दिल्ली की बात करते हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद एक बड़ा एक्शन लिया गया है। कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस ने सभी पदों से निष्कासित कर दिया है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद यह कार्रवाई हुई है। क्रॉस वोटिंग के बाद अजय माकन की हार हुई थी। अजय माकन की ये लगातार चौथी हार है। माकन 2014 और 2019 में लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। 2015 में विधानसभा चुनाव भी हार गए थे। और हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए ये चुनाव बड़ा दिलचस्प, या ये कहें कि मुकाबला बड़ा दिलचस्प हुआ। लेकिन चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हरा दिया। माकन को 30 वोट मिले, 1 वोट रद्द हो गया, इसलिए उनके 29 वोट ही काउंट हुए।
आपको बता दें कि क्रॉस वोटिंग के डर से हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की बाड़ेबंदी छत्तीसगढ़ की राजधानी में की गई थी और खुद छत्तीसगढ़ के मुखिया पर्यवेक्षक की भूमिका में थे। इसके बावजूद कांग्रेस का डर हकीकत में बदल गया। तो हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के बीच क्रॉस वोटिंग पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद थी कि कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वहीं उन्होंने नुपुर शर्मा के बयान पर देश में हो रहे प्रदर्शन पर भी बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम बघेल ने कहा कि मुद्दे पर पीएम मोदी को बात करनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कोल आवंटन मामले पर भी स्थिति स्पष्ट की। से हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे, जितना यहाँ विधायक आए थे सब लोगों ने वोट डाला, लेकिन दुर्भाग्य से हो नहीं पाया और हम उम्मीद कर रहे थे कि हमको पूरे वोट मिलेंगे, लेकिन वोट मिल नहीं पाया। ये जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, उससे भारतीय जनता पार्टी के जरूर लाभ हो रहा है, लेकिन इससे देश को नुकसान हो रहा है और वही चीज़ आगे बढ़ के ये बातें आई और उसके कारण से ये उसका रिएक्शन हो रहा है। मैं नहीं समझता ये उचित है। हिंसा किसी भी स्थिति में उचित नहीं माना जा सकता और इससे प्रधानमंत्री जी को देश के सामने आके बात करना चाहिए। ये आप लोग अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि राज्य सरकार की इसमें क्या भूमिका है। ये पूरा कोल आवंटन है भारत सरकार करती है और वन अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। वो भारत सरकार चाहे कोयला खदान को नीलाम करे प्राइवेट प्लेयर को, चाहे वो राज्य सरकार को वो अलॉटमेंट करे, ये काम उनका है। हम तो एक बीच में जो कहते हैं कि डाकिया की जो भूमिका होती है, तो उन्होंने आदेश दिया, वो हम कर रहे हैं। अब मैं पहले ही कह रहा हूँ कि जिनको मांग करना है निरस्त मैं नहीं कर सकता, निरस्त भारत सरकार को करना है, राज्य सरकार इसमें नहीं कर सकता कुछ। इधर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। आपने हार का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है, उसके लिए शुभकामनाएं। राज्यसभा सीट से अजय माकन जी को हराना आपकी बड़ी उपलब्धि है। आसाम यूपी के बाद हरियाणा की लगभग जीती हुई सीट से हराना बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस की आहुति के यज्ञ में आप यूं ही लगे रहें। जांजगीर चांपा की बात करेंगे क्योंकि राहुल को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू जारी है। गड्ढा खोदने का काम पूरा हो गया है। एसडीआरएफ ने टनल बनाने का काम शुरू कर लिया है। मिट्टी सफाई करने का काम फिलहाल जारी है। 15 मीटर की एक टनल खोदी जा रही है, 15 मीटर की। तो राहुल को बचाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है और अब सिर्फ और सिर्फ टनल बनाने का काम चल रहा है। टनल बनाकर राहुल तक पहुंचा जाएगा। एनडीआरएफ का एक जवान अंदर पहुंचेगा और सुरक्षित राहुल को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार ऑक्सीजन उसे दी जा रही है। कैमरे की नज़र उस पर रखी गई है। खाने का सामान बराबर नीचे पहुंच रहा है। इधर कोरबा में बीजेपी नेता ओपी चौधरी पर वायरल वीडियो के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दरअसल पूर्व आईएएस ओपी चौधरी ने 18 मई को गेवला कोयला खदान से कोयला चोरी का वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद कोरबा के ग्रामीण प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गए। इसे फर्जी बताते हुए मधुसूदन दास ने शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में पाया गया कि ये वीडियो कोरबा का नहीं है। इस मामले में पुलिस ने गैर जमानती धारा 505(1)(b) के तहत केस दर्ज किया है। हमारे द्वारा देखा गया था कि ओपी चौधरी जो कि एक बीजेपी नेता है और पूर्व में आईएएस भी रहे हैं, इनके द्वारा तथाकथित तौर पर एक फर्जी वीडियो को कोरबा जिले के खदानों का बता करके छत्तीसगढ़ शासन की छवि को नुकसान पहुंचाने के जो और यहां की प्रशासन के ऊपर जो झूठा इल्ज़ाम लगाने का प्रयास किया गया था ट्विटर के माध्यम से, उसके खिलाफ में मैंने एक आवेदन बाकी मोगरा थाने में दिया था, जिस मामले को लेकर के आज अपराध पंजीबद्ध उनके द्वारा किया गया है। चौधरी जी के द्वारा एक वीडियो अपलोड हुआ गया
के द्वारा वहाँ नेवरात का फाइल्स का होना बताया गया। उसके पश्चात आप सभी लोगों को पता है कि हम इसके पहले हमारी कार्रवाई लगातार जारी रही और उन्होंने कार्रवाई किया। अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मौसम का मिजाज बदला है मध्य प्रदेश में। भोपाल के कई इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हो गई है। इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, बैतूल में भी बारिश हुई है। अचानक मौसम ने करवट ली है। तो कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, तो कहीं आंधी तूफान, हल्की बूंदाबांदी हुई। भोपाल में भी शाम से ही अलग अलग इलाकों में बूंदाबांदी हुई, तो कहीं तेज बारिश भी हुई है। बैतूल, उज्जैन, शाजापुर, 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश हुई है। तो मौसम ने अचानक करवट ली है और ये कह सकते हैं कि एमपी में बारिश का श्री गणेश हो गया है। ये प्री मानसून एक्टिविटी कह सकते हैं इसको। और साथ ही साथ यहाँ से अब गर्मी की तपिश ज़रूर कम होगी। तो झुलसती गर्मी से ठंडी तेज़ हवाओं और बारिश की बूंदों ने लोगों को राहत पहुँचाई है। इंदौर की बात करते हैं। कैसा मौसम है आने वाले समय में वहाँ, और किस किस तरह की इलाकों में बारिश हो सकती है, किन किन इलाकों में, ज़रा बात करते हैं। विशेष संवाददाता पीयूष पारे हमारे साथ। पीयूष, फिलहाल आपके पीछे हम तस्वीर देख रहे हैं, बूंदाबांदी चल रही है। बिल्कुल विजय, जिस तरीके से इंतज़ार था कि यहाँ पर जो तेज़ गर्मी थी उसके बाद में प्री मानसून एक्टिविटी होगी और उसके साथ में यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और सुबह से कहीं ना कहीं यहाँ पर बादलों की कहीं ना कहीं लुका छुपी जारी थी और इस वक्त हम लोग बात करें तो तकरीबन 1 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। कुछ देर पहले झमाझम बारिश का दौर कई क्षेत्रों में देखने को मिला और इंदौर के कई इलाके पूरी तरीके से तरबतर हो गए। और उसके अलावा हम लोग बात करें तो अभी फिलहाल बूंदाबांदी का दौर लगातार जारी है। और मौसम विभाग का कहना भी था कि यहाँ पर 11 जून तकरीबन 10 जून के बाद में ये मौसम बदलेगा और उसके साथ में कहीं ना कहीं यहाँ पर मौसम में ठंडक घुलेगी और उसी का असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्री मानसून एक्टिविटी है और मध्य प्रदेश में 18 जून के बाद में पूरी तरीके से मानसून सक्रिय होगा। लेकिन ये जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है विजय, उसके बाद में लोगों ने राहत की सांस ज़रूर ली है, क्योंकि तपिश का सामना करना पड़ रहा था। लगातार 3 से 4 दिनों से उमस भी यहाँ पर देखने को मिल रही थी, लोग काफ़ी परेशान थे। और उसके बाद में अब जब बारिश हुई है, मौसम में ठंडक घुली है, तो लोगों को राहत जरूर मिली है। लेकिन प्री मानसून एक्टिविटी है, 18 जून के बाद में कहा जा सकता है कि बारिश का दौर शुरू होगा। जी विजय। जी वाकई पीयूष, और हम तस्वीरें हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश की तस्वीरें अलग अलग ज़िलों से आ रही है और ये कह सकते हैं कि अब बारिश की इन बूंदों से, या ये कह सकते हैं कि इस फुहार से कम गर्मी से राहत ज़रूर मिलेगी और एक लंबा सफ़र, या ये कहें कि लगभग 2 महीने तो भयंकर गर्मी मध्य प्रदेश वासियों ने यहाँ झेली है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम बातचीत के लिए।